तो हेलो माय लिटिल मंचकिंस, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो अभी तक मुझे लगता है कि आपके 4 ही चैप्टर हुए होंगे 6 क्लास के। तो हम लोग कर रहे हैं साइंस का मेज़रमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो जल्दी से रीड करते हैं। फर्स्ट है कि दीपा एक मतलब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि दीपा एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस 11 ईयर ओल्ड गर्ल है। एक दीपा 11 साल की लड़की है जो एक हरियाणा के एक टाउन में, यानी एक छोटे से शहर कस्बे में हम जिसे बोलते हैं, वहाँ रहती है। उसका न्यू स्कूल का ईयर जो है वो स्टार्ट हो गया, मतलब 1 अप्रैल की बात हो रही है यहाँ पे, जब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप अभी 6th में आए थे अप्रैल में। तो दीपा को नई यूनिफॉर्म चाहिए थी क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो गई है, और उसकी मम्मी जो है उसको क्लोथ शॉप पर लेकर गई हैं। और वो वहाँ पर बोलती हैं कि मुझे 2 मीटर जो है वो क्लोथ का कपड़ा चाहिए। शॉपकीपर मेज़र करता है क्लोथ को एक मेटल मेजरिंग रोड से, एक मतलब मेटल का रोड होता है डंडा सा, उससे वो मेज़र करता है। देन टेलर जो है वो टेलर के पास जाते हैं सिलवाने के लिए। तो टेलर क्या करता है, उसको एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से, मतलब जो मुड़ सकता है इजीली, फ्लेक्सिबल टेप से उसको मेज़र करता है। तो उसकी मदर जो है वो इंस्ट्रक्ट करती है कि उसकी लेंथ जो है यूनिफॉर्म की 4 उंगल, मतलब 4 फिंगर विड्थ जितनी बड़ी कर दीजिए। आपने सुना होगा अपनी दादी नानी को घर में कहते हो कि भाई 2 उंगल छोटा है, ये तो थोड़ा सा ही छोटा है या बड़ा है, इस तरीके से। तो वो बात उन्होंने वहाँ बोली। अब जो लड़की है, जो हमारी छोटी सी दीपा है, वो ये सोचती है क्या टेप रॉड सिमिलर होते हैं स्केल के जैसे? जैसे आपकी उसकी जो बड़ी सिस्टर है उनकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो एक स्केल रखा होता है, क्या वैसे ही होता है? तो मम्मी ने जो 4 अंगुल बोला उसका क्या मतलब है? तो दीपा जो है वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अनीश, हरदीप, पद्मा, तंसनीम, इसको डिस्कस करती है, और ये उनके बीच में एक डिस्कशन का मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो कैसे मेज़र करते हैं? अब हर्षदीप कहता है कि मैंने मेरी ग्रैंड मदर को देखा है कि वो आर्म से, मतलब अपने हाथ से, जैसे ये देखो फिगर में दिखाया गया है, इस तरीके से जो है वो क्या करती है, मेज़र करती है। ओके। तो उसने कहा हैव यू एवर सीन, तो आपने कभी फार्मर को देखा है, जो किसान होते हैं उनको देखा है कि वो क्या करते हैं, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, मेजर लेंथ नंबर ऑफ फील्ड्स इनटू बेड्स, मतलब इस तरीके से। देखो आपने देखा होगा कभी क्या, तो यहाँ पे ये जो बीच है, यहाँ पे वो पानी के लिए छोटा छोटा स्पेस बनाते हैं जहाँ पे पानी होता है। ये थोड़ा सा पोर्शन उठा होता है और इसमें जो है वो बीड्स होते हैं। वो वॉक करता है वहाँ पर और नंबर काउंट करता है स्ट्राइड्स के। पद्मा कहता है, ये कहती है जो भी है, ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड, सिर्फ लेंथ ही नहीं, सम टाइम वो क्या करते हैं, अपने पाँव से भी नापते हैं। मतलब 1 फुट, हम लोग कहते हैं ना कि मैं तो 2 ही कदम दूर हूँ, 1 ही कदम दूर हो किसी चीज़ से, तो मतलब समटाइम्स हम लोग पैरों से भी यूज़ करते हैं माँ। तो दीपा एक्साइटेड, बहुत मतलब आश्चर्य से वो चौंकती है। वो कहती है कि मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट वो इतना आसान होता है, इतना अच्छा फन होता है, चलो हम भी मेज़र करते हैं समथिंग यूजिंग बॉडी पार्ट। तो सारे पूछते हैं कि क्या मेज़र करना चाहिए। चलो हम लोग अपने टेबल मेज़र करते हैं, जो क्लासरूम में टेबल्स होती है, तस्नीम कहती है। पद्मा उसमें ऐड करता है कि कौन से बॉडी पार्ट से हमें उसे मेज़र करना है। दीपा कहती है कि चलो हम अपना हैंड स्पैन का यूज़ करते हैं। हैंड स्पैन होता है जो ये हथेली जो इन्होंने दिखा रखी है पिक्चर में, आप देखिए, इस तरीके से खोल के मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट, दीपा उन्हें दिखाती है क्योंकि उसने अपनी मम्मी को देखा है, जिसे शी कॉल इट बलिस्त बोलती है जिसे वो। हर्षदीप कहता है ओके लेट अस नोट डाउन आवर मेजरमेंट, तो चलो हम अपनी अपनी मेजरमेंट को नोट करेंगे। तो उन्होंने क्या मेज़र किया, अनीश ने कहा कि 13 से थोड़ा सा ज़्यादा, पद्मा ने कहा 13 हैंड स्पैन है, तस्नीम ने कहा थोड़ा सा 13 से कम है, दीपा के 13 से 14 के बीच में है, और हर्षदीप के पूरे 14 बने। अब पद्मा कहती है ओह, ये तो हर एक का हैंड स्पैन का जो काउंट है वो अलग अलग है क्या, जबकि लेंथ टेबल की तो सेम ही है, टेबल तो सबकी सेम है, तो वाइट शुड। तो हर्षदीप कहता है, तो फिर सोचने लगा और वो बोलता है कि क्यों ये डिफरेंट है। तस्नीम कहती है आई कैन गेस, हमारे हैंड स्पैन जो है वो अलग अलग साइज़ के हैं, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की हाइट लंबी होती है, इसी तरह हैंड स्पैन का साइज़ भी छोटा है। तो अनीश कहता है कि चलो चेक करते हैं। तो वो सारे लोग क्या करते हैं, अपना अपना हैंड स्पैन है जो वो अलोंग ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और फिर वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वो पता चलता है कि हाँ हैंड स्पैन है वो थोड़ा थोड़ा सबका डिफरेंट है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। तो दीपा थॉटफुली कहती है नो वंडर पीपल यूज़ स्केल एंड मेजरिंग टेप्स। तो फिर दीपा कहती है हाँ इसीलिए जो लोग हैं वो स्केल और मेजरिंग टेप्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हैंड स्पैन फिक्स नहीं होते, किसी का छोटा किसी का बड़ा, तो हर एक के लिए वो बराबर नहीं हो सकते।
दीपा और उसके दोस्त जो हैं वो कंपेयर करते हैं लेंथ ऑफ द टेबल, वो उनके कंपेयर करते हैं लेंथ ऑफ द साइजेस हैंड स्पेन के, उसमें उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पर हैंड स्पेन का एग्जांपल दे रखा है उन्होंने यूनिट के नाम पे। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, तो लेंथ को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो नंबर की 13 नंबर है, यूनिट क्या है, हैंड स्पेन। यूनिट क्या बोला कि 13 हैंड स्पेन है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ टेबल इज़ फाउंड टू बी 13 हैंड स्पेन, देन 13 नंबर है और हैंड स्पेन क्या है, उसकी यूनिट है। तो यानी हर मेजरमेंट की एक यूनिट भी होती है। हाउएवर hand span and other similar units such as length of hand, feet, fist और fingers differ from person to person। मतलब कहने का क्या है कि आपको यहाँ पर ये सोचना है कि बॉडी पार्ट से जो मेज़र किया जाता है वो हर इंसान का अलग अलग होता है। किसी भी 2 इंसान का ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें सेम हों, चाहे वो हम किसी भी बॉडी तो अलग अलग लोगों से तो वो डिफरेंट होगी, लेकिन सेम लेंथ की चीज़ है, देयर इज़ अ नीड। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि कोई ऐसा कॉमन तरीका हो जिसकी वजह से जो अलग अलग लोग अगर एक ही चीज़ को नापे तो उसका आंसर जो है वो सेम ही आए, अलग अलग ना आए। तो इसके लिए इन्होंने एक रिच इंडिया की, अब यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा बताया गया है इंडिया की रिच हिस्ट्री के बारे में। इंडिया का जो जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, एंशिएंट टाइम से बहुत ज़्यादा। अंगुला मतलब फिंगर की विड्थ है, मल्टीपल ऑफ अंगुला, धनुषा, योजना, ये कुछ यूनिट्स थी जो पुराने समय में एंशिएंट टाइम में लिटरेचर में लिखी हुई हैं। और वो हमारे, क्योंकि उस टाइम स्केल वगैरह नहीं होते थे तो वो लोग इन्हीं यूनिट्स का यूज़ करके अपने आर्किटेक्चर हैं, जो उनकी टाउन की प्लानिंग होती थी उसको यूज़ करते थे। और अंगुला जो है वो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो आज भी आप देखेंगे अगर घर पे आप, सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप घर पे जो है कारपेंटर बिठाते हैं तो वो उंगलियों से ही कई बार नापेगा, जब क्योंकि वो बिल्कुल कोनों में उन्हें बारीक काम करना होता है तो वहाँ पर वो फिंगर्स का यूज़ करेंगे कई बार नापने के लिए। टेलर्स हैं वो भी करते हैं अभी भी। सेवरल ऑब्जेक्ट जो है विद रूल्ड मार्किंग विच कुड बी स्केल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। कुछ ऑब्जेक्ट हमें मिले थे जहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट पे निशान मिले थे जिससे ये पता लग रहा था कि शायद उस टाइम पे भी रूलर्स यानी जो हमारे स्केल्स हैं वो यूज़ होते थे कुछ साइट्स पे, सब पे नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम। ठीक है, वो आप अपने एसएसटी में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन सी थी। अब स्टैंडर्ड यूनिट, अब ये हो गया कि बहुत सारी यूनिट डेवलप हुई धीरे धीरे टाइम के अनुसार, जो है अलग अलग पार्ट में लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू किया और वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हुआ। क्यों? क्योंकि हर कंट्री जो है वो अपने अलग ही यूनिट यूज़ कर रही थी। तब उन्होंने जब बहुत सारी कंट्रीज़ में कन्फ्यूजन हुआ तो उन लोगों ने साथ बैठकर क्या किया, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट बनाना शुरू करा। सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट की कितना है, अगर आज इंडिया में सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस होता है, इतना डिस्टेंस सेंटीमीटर है, तो अमेरिका में भी इतना ही डिस्टेंस होगा। मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगी जो पूरे वर्ल्ड ने फॉलो करी, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, एसआई यूनिट जैसे बोलते हैं। तो लेंथ है, हम हमेशा लंबाई जो है वो मीटर्स में नापेंगे, इसका सिंबल होगा मीटर। मीटर स्केल इज शोन, अब मीटर स्केल इज दिखाया गया, नीचे भी दिखाती हूँ। उसको डिवाइड किया है 100 इक्वल पार्ट में, हर इक्वल पार्ट को सेंटीमीटर। तो आपने सुना कि 100 सेंटीमीटर का क्या बनता है, 1 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है। ये एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होगा, आप इजीली देख सकते हैं। ये है आपका मीटर स्केल, आपने देखा है जो टेलर्स वगैरह होते हैं, देखिए कितना बड़ा है। ये टेलर्स वगैरह होते हैं वो आपके क्या यूज़ करते हैं, ये बड़े वाला स्केल यूज़ करते हैं, लकड़ी का बना होता है जनरली, या फिर एक आयरन का रोड होता है। ठीक है, तो यू मे बी फैमिलियर, आप इनके कुछ छोटे पार्ट से, जो आपका 15 सेंटीमीटर लंबा जो स्केल है उससे आप फैमिलियर होंगे, उसी को बढ़ा कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर बन जाएगा। ठीक है, इसमें 0 से 15 होती है। बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बिग मार्च द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 और 2 बिटवीन इज़ 1 सेंटीमीटर। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर है 1 से लेके 3 तक, यहाँ जहाँ पे भी बड़ी मार्किंग है, ये जो डिस्टेंस है ये हर डिस्टेंस क्या है, 1-1 सेंटीमीटर का है। 7 से 8 1 सेंटीमीटर है, 10 से 11 1 सेंटीमीटर, 13 से 14, मतलब हर जो है वो इक्वल पार्टीशन है और हर पार्टीशन 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अगर आपने ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके स्केल में भी है
हर 1 से 2 अगर मैं जा रही हूँ, 1 से 2 जा रही हूँ, तो यहाँ पर जो है वो 10 मार्किंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मार्किंग है। उसको क्या बोलते हैं, स्मॉलर पार्ट्स, उसे बोलते हैं मिलीमीटर, उसे क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। तो यहाँ पर जब बहुत ही छोटी चीज़ अगर हमें नापनी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ, सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर, इससे छोटी हम नहीं नापते हैं, हम स्केल से इतनी ही, इससे छोटी नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से से हमारी मिलीमीटर है। क्या आपको कभी आपने सोचा कि क्या आप कन्वीनियंट है मैं मीटर को नापने के लिए फॉर लार्जर लेंथ, जैसे अगर मुझे एक रेलवे ट्रैक नापना है तो क्या 1 मीटर का स्केल लेके आप उसको नापेंगे तो वो ईजी रहेगा, नहीं रहेगा। या फिर बुक की थिकनेस अगर अपने नापनी है, मोटाई नापनी है, तो कौन सा होगा। तो जब हमें लार्जर लेंथ देखनी है, जैसे अगर मुझे दो सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस देखना है या रेलवे ट्रैक नापना है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं किलोमीटर, किलोमीटर का यूज़ करते हैं। 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर्स के बराबर। जब 1000 मीटर मिल जाते हैं तब उनको हम बोलते हैं 1 किलोमीटर। तो ये इन्होंने एक चार्ट दिया गया है, एक किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, आपका 10 mm की। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से 10 से 100, 100 से मीटर बन रहा है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। कुछ स्केल्स में क्या होता है, कुछ स्केल में आपने नोटिस किया होगा, अनदर स्केल मार्किंग इज़ इंचेस। कई स्केल इस तरीके के होते हैं जैसे ये दिखाया गया है, इसमें जो है वो इंचेस होते हैं। अब 1 इंच में अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 1 इंच मिल रहा है, यानी यहाँ से देख के पता चल रहा है 1 2 एंड हाफ, 5 डंडे हैं, यानी 2.54 होता है एग्जैक्ट, लेकिन हम लोग जनरली 2.5 लेके चलते हैं अगर हम नॉर्मल अपनी बुक्स में काम कर रहे हैं। जहाँ पर बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम 2.54 लेकर ही चलते हैं। कुछ दिन पहले, मतलब अर्लियर डेज़ में क्या होता था, यूनिट जैसे इंच है, फुट है, वो लेज़र लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ होती थी, और अभी भी होती है कि 1 फुट कपड़ा देना, 2 फुट देना। ठीक है, सपोज वी ऑल मेजर लेंथ बाय टेबल अगेन। अब हम दोबारा से टेबल को नापते हैं मीटर स्केल की यूज़ के, क्या हमारे अभी भी डिफरेंट आएंगे रिजल्ट, तो कहते हैं नहीं। अब हमें पहले करेक्ट वे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें मेज़र करना चाहिए। तो करेक्ट वे मेज़र करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, एक लेंथ ऑफ पेंसिल नापते हैं 15 मीटर की, 15 सेंटीमीटर की, तो आपको दिखाया गया है यहाँ पे करेक्ट वे है क्या है। आपको कभी भी इनकरेक्ट वे इस तरीके से तिरछा नहीं रखना, हमेशा बिल्कुल सीधा रखना है, और यहाँ 0 से जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से रखना है, और वो जहाँ पे यहाँ पे कितने पे आया है 9.5 पे, इस तरीके से नापना है। जितने 9 के बाद जितने छोटे डॉट आए हैं वो भी काउंट करना है, तो 9.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट पोजीशन होती है आई की, वो क्या है आपकी, पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद द स्केल, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और डायरेक्टली हम लोग टिप पे ध्यान देंगे, मतलब ये पेंसिल की टिप है, तो यहाँ पर जो करेक्ट पोजीशन है वो कौन सी नापी जाएगी, सीधी वाली, बी वाली जो पोजीशन है वो नापी जाएगी। ये तरीका है आपकी आँख का, करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज़ बी। अब ये क्या है, हाउ टू मेज़र द लेंथ इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अब सपोज़ आपका जो स्केल है वो टूटा हुआ है, यहाँ से ये देखिए ये टूटा हुआ है, तो अब आप कैसे नापेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग पे रखेंगे 1 से लेके नापेंगे यहाँ पर, तो अब आ गया 10.5, जैसे इन्होंने क्या करा 10.4 आ गया, तो 10.4 में से 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर हमने छोड़ दिया ना, हमने 1 से शुरू करा है, 0 से 1 वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रीडिंग क्या आ जाएगी हमारी, 10.4 माइनस 9.4 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ना रहा है। अब जो विजुअली चैलेंज होते हैं उनके इस तरह के स्केल होते हैं, उस पर ये हाईलाइट होते हैं, आपको पता होगा, जिसे जो भी ब्लाइंड पीपल होते हैं जिन्हें देखने में परेशानी होती है उनका स्केल इस तरीका होता है। थोड़े से उसमें देखो डॉट उभरे हुए हैं, जहाँ पर भी सेंटीमीटर पूरा हो रहा है वहाँ पे 2 डॉट है, और जहाँ हाफ है वहाँ पर 1 है। ठीक है, चलिए अब मेज़र करते हैं। आपके पीछे आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं उनको मेज़र एक्टिविटी दी हुई है। जब लेंथ राइट कर रहे हैं तो कभी भी उसकी यूनिट लिखना मत भूलिए। एक पार्ट होएगा आपका नंबर और दूसरा पार्ट होएगा उसका यूनिट, मतलब सेंटीमीटर में। अब कई जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल मटेरियल से भी बनी होती हैं। तो उन्होंने कहा है, या तो इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है कि आपको कुछ चीज़ें हैं वो अपने दोस्तों के साथ नापनी है और उन्हें कंपेयर करना अपने रिजल्ट को। ठीक है, अब इन्होंने कहा यूनिट, जैसे लेंथ है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीग्राम,
किससे शुरू होती है? ये सारी आपकी लोअर केस लेटर से शुरू होती है, एक्सेप्ट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे इनके जो सिंबल्स है वो क्या है, किलोमीटर का km, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये सारे लोअर लेटर में लिखा होता है। और कभी भी इनके आगे एस नहीं लिखा होता। हम कभी भी नहीं कहेंगे 1000 मीटर्स, ऐसे नहीं लिखेंगे, 1000 मीटर ही लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। और एक स्पेस लेना होगा। अब है कर्व्ड लाइन। अब सपोज़ हमारी लाइन ये इस तरीके से, ये लाइट को नापना है, तो हम कैसे नापेंगे? अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें स्ट्रिंग लाइट को नाप के लिए फ्लेक्सिबल जो टेप्स आते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, एक धागा लेंगे, उसको धागे को इसके साथ साथ रखते जाएंगे, जब उसका एंड पॉइंट आ गया वहाँ से उसको पकड़ के फिर आप फिक्स वाले जो स्केल है उससे नापेंगे, तो फिर आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं। डिस्क्राइबिंग पोजीशन, अब पोजीशन डिफाइन करनी है कि बस स्टैंड कहाँ था, बस स्टैंड से स्कूल कितना दूर है, स्कूल से दीपा हाउस कितना दूर है, अनीश का हाउस कितना दूर है, हर्ष दीपा, इन सबके डिस्टेंस अगर हमें नापने हैं तो हम क्या करेंगे? इसे बोलेंगे डिस्टेंस। जो हम गैप को नापेंगे उसको क्या बोलेंगे? लोकेशन। जो नापते हैं उसको डिस्टेंस बोलते हैं। कि इसे व्हाट डू यू थिंक इज़ करेक्ट, क्या वो सारे करेक्ट हैं? क्या वो वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, कि दे आर लोकेटिंग डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउस इफ इंस्टेटेड। यहाँ पर हम कुछ मिस कर गए, यहाँ पर पढ़ते हैं एक बार। एक दिन टीचर ने इन्फॉर्म किया अपने स्टूडेंट्स को कि उसको एक एजुकेशनल विजिट लेके जानी है नियर बाय गार्डन। तो उन्होंने कहा अपने स्टूडेंट्स को एक बार सुबह देख के आइए, डायरेक्टली मॉर्निंग में वहाँ पहुँचिए। जैसे ही वो लोग सारे पहुँचे तो वो डिस्कस करते हैं कि मेरे स्कूल से मतलब गार्डन से मेरा घर कितना दूर है। तस्नीम पद्मा ने कहा कि उनका गार्डन वुड बी क्लोज़र। दीपा हर फ्रेंड ने डिस्कस किया कि क्या स्कूल से ज़्यादा दूर है या पास है, ठीक है। तो दीपा और अनीश ने फील किया कि स्कूल ज़्यादा दूर है, स्कूल ज़्यादा पास है। हर्षदीप ने कहा वो दोनों का डिफरेंस जो है वो लगभग बराबर है। मतलब यहाँ पर देखिए, हर्षदीप के घर से 3 घर दूर बस स्टैंड है, सॉरी 2 है, बीच में 2 के बाद स्कूल है और इधर भी 2 के बाद उसका गार्डन। तो हर्षदीप के लिए दोनों डिस्टेंस बराबर है। तस्नीम और पद्मा के लिए जो है गार्डन तो बराबर है लेकिन स्कूल दूर है। दीपा और अनीश के लिए स्कूल तो पास है लेकिन गार्डन दूर है। तो उनके ये फीलिंग अलग अलग क्यों है? क्या वो करेक्ट नहीं है? क्या उनकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है? तब इन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने जो है एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को नापना तो शुरू किया लेकिन अलग अलग जगह से। मतलब या तो उन्हें बस स्टैंड एक फिक्स पॉइंट से नापना चाहिए था या एक ही के पर्सन के घर से नापना चाहिए था, तब हम उनका सेम आता। लेकिन उन्होंने अलग अलग से नापा, तो उस पॉइंट को जहाँ से उन्होंने उसे नापा है उसे बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। कुछ दिन बाद हर्षदीप ने अपने फ्रेंड्स को बोला कि चलो प्लेग्राउंड चलते हैं। उनके जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो चूना से, पाउडर से उनके क्या करना चाहते हैं, लाइन ड्रॉ कराना चाहते हैं कबड्डी कोर्ट के लिए। तो वी नीड अ लॉन्ग मेजरिंग टेप, हमें बहुत बड़ी मेजरिंग टेप चाहिए होगी। चलिए स्पोर्ट्स रूम से लेकर आते हैं। चलो पहले डिसाइड करते हैं। दीपा कहती है कि पहले डिसाइड करते हैं कि कौन से पॉइंट से कहाँ तक हमें ड्रॉ करनी है लाइन। जैसे अब रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये वाला इन्होंने रेफरेंस पॉइंट लिया। यहाँ से इसको क्या करना, ड्राइंग लाइंस फॉर कबड्डी कोर्ट। यहाँ से इन्होंने इस तरीके से देखो नाप के ये लाइंस ड्रॉ करी है, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, पद्मा जो है वो बस से विज़िट कर रही थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। तब उसने देखा कि वो दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत खुश थी, एक्साइटेड। तो उसने जगह जगह ये पढ़ा दिल्ली 70 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का स्टोन लगा हुआ था, उस पर पढ़ा 70 किलोमीटर। फिर उसको थोड़ी देर बाद फिर मिला, वहाँ पर लिखा होता दिल्ली 60 किलोमीटर। हर किलोमीटर के जो स्टोन है उसके ऊपर जो है डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा था। ये इस तरीके से, जैसे ये इन्होंने यहाँ फिगर में दिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ था। अगर किलोमीटर का स्टोन दिखा रहा है कि 70 किलोमीटर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पद्मा जो है अभी 70 किलोमीटर दिल्ली से दूर है। अगर 60 किलोमीटर दिखा रहा है तो मतलब वो 60 किलोमीटर अभी दूर है। क्या इसका मतलब है कि पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंजिंग हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है? क्यों? क्योंकि वो चल रही है। हमारी रेफरेंस पॉइंट की जगह चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो रहा है, पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। मतलब वो मूव कर रही है, जगह तो वही है, वो स्टोन पत्थर तो हमेशा से वहीं रहेगा, वहाँ से हमेशा दिल्ली 70 किलोमीटर ही दूर रहेगा, लेकिन जो पद्मा है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो मूविंग थिंग्स के लिए इन्होंने एक बताया कि चलो लुक अराउंड, एक 5 ऑब्जेक्ट की चीज़ें प्रिपेयर करो जो मोशन में हैं, और जब वो 5 ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखना, जैसे काउ ग्रेजिंग एंड फील्ड,
जो मोशन में है वो चलते चलते चारा खाएगी। ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो कौन है, आपका ट्री है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कहा कंपेयर करो, एनालाइज करो अपनी जस्टिफिकेशन को। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में हम कब कहते हैं, जब उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहेगी बार बार विद रेफरेंस टू पॉइंट विद टाइम के बाद उसकी पोजीशन जो है थोड़ी देर में। अभी आज तुम देखो सुबह स्कूल होते हो 8 बजे, लेकिन 12 बजे तुम ग्राउंड में होते हो, फिर 2 बजे तुम अपने घर चले जाते हो, तो तुम्हारी पोजीशन चेंज है। स्कूल वहीं है, घर वहीं है, लेकिन आपके टाइम के बाद आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये मतलब क्या है, आप मोशन में हो। और जब आप हमेशा एक ही जगह रह रहे हो, आपकी समर हॉलीडेज़ है तो आप घर पे ही रह रहे हो, तो अब आप क्या हो, रेस्ट पे हो। तो दीपा जो है वो आसपास देखती है अपनी बस में, तो नोटिस करती है कि जो पैसेंजर है वो सिटेड है, सब बैठे हुए हैं। तो उसके बाद वापस देखती है 1 मिनट के बाद कि उसको दिखता है कि कुछ अभी भी अपनी सीट्स पर बैठे हैं। आर दे मूविंग, क्या वो मूविंग है? She concluded that the position of passenger were not changing with time. उसने देखा कि वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हैं, अभी भी उसी पोजीशन पे बैठे हैं, सिर्फ बस मूव कर रहे हैं। देयरफॉर वो अभी रेस्ट पे है, पर्सन मूव नहीं कर रहा है, बस मूव कर रहा है। हाउएवर व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसने देखा कि वे मोशन में है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की चीज़ बाहर के ट्री जो है वो पीछे चला गया। कोई काऊ दिखी, वो पीछे चली गई, वो पीछे नहीं गई, काऊ वहीं है, वो लोग मूव कर रहे हैं बस में बैठ के। तो इस तरीके से हमें रेफरेंस पॉइंट के बेस पर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन मोशन पे है, रेस्ट पे है। तो दीफा अगर खुद को कंसिडर करे एज द रेफरेंस पॉइंट, तो पैसेंजर जो है वो रेस्ट पे। अगर वो खुद के तरीके से देखे तो उसको हमेशा वहीं दिखेंगे पैसेंजर, तो वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर वो बस के बाहर कहीं पर भी देखे रेफरेंस पॉइंट पर, जैसे कोई बिल्डिंग है, तो उसे लगेगा क्या है, पैसेंजर जो है वो मोशन में है बिल्डिंग के रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, अब आपको ट्रैवल करना है, चलो आप शिप से ट्रैवल कर रहे हो और जो एक सेम स्पीड पे चल रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ काम से, एक बिल्कुल समुद्र के, बिल्कुल शांत समुद्र के ऊपर। कोई विंडो नहीं है शिप पे। क्या कोई वे है जो ये डिटरमाइन कर सके शिप मूव है या स्टेशनरी है? सोचिए इसके बारे में। फिर इन्होंने मोशन के लिए टाइप दे रखा है एक और। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आधा चैप्टर हमारा हो गया है, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।